2 मिनट सभी के पास है, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट का टाइम दिया है हमने सभी को। स्केलेटन सिस्टम को नंबर ऑफ बोन्स और जो पर्टिकुलर नेम है जो भी आपको याद हो इस समय उनको वहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। हो गया मोनिका मैम? चलिए ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे मोनिका मैम? अभी सब लोग कर रहे हैं, 1 मिनट है सभी के पास। आप करेंगे जो हमारे 11 सिस्टम के नेम है उनको करेंगे, राइट डाउन कर देंगे। हो गया? जिनका जिनका हो गया वो 11 सिस्टम के नेम नोट करेंगे। 1 मिनट क्योंकि भी है सभी के पास। अभिलाषा जी और रीमा जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लास में? हाँ जी मैम, कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। पहले ये पढ़ा है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है? मैम थोड़ा बहुत, बहुत ही कम, मतलब इतना कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे से आप हो रहा है, तो मुझे लगता है और अपना भी काम करना पड़ेगा, सिर्फ इस क्लास से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप MA भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे डेप्थ में ही जरूरत है, क्योंकि नेट JRF जब भी निकालेंगे उसी के लेवल पे पढ़ा रहे हैं हम। कुछ भी जो पढ़ाते हैं सिंपल भी, वो नेट JRF को टच करके ही पढ़ाते हैं YC में। ठीक है? नहीं मैम हो जाएगा, मतलब लेकिन वो ऑब्वियसली मेहनत हमें करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रिवीजन तो कम से कम सही करना पड़ेगा। जी जी। चलिए, अब जिसने जहाँ तक किया है वहीं तक सब स्टॉप करेंगे। अब हम लोग आते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन बस देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा है। पहले पढ़ा था हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिर एक सिस्टम था, एक टेक्निक थी कि सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम, 11 सिस्टम से ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन था। फिर हमने सिस्टम देखे, सिस्टम में मानव शरीर के जो तंत्र हैं ये 11 सिस्टम थे हमारे। स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्किन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहीं किसी को कन्फ्यूजन हो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। किसी को अभी कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए इसका। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। तो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम क्या है? पहले तो हम लोगों ने एक पढ़ा था कि जो हमारे स्केलेटन है, स्केलेटन सिस्टम है, वो क्या है? हमारा फाउंडेशन है, फ्रेम है हमारी बॉडी का। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जो शेप भी दे रहा है, मूवमेंट भी दे रहा है, ऑर्गन को भी प्रोटेक्शन दे रहा है, वो दिखा। फिर जो मस्कुलर जो मसल्स है वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है हमारा, उसको फिल करने का काम कर रहे हैं। मसल्स के द्वारा ही हमारे सिस्टम को, जो स्केलेटन सिस्टम है, उसको फिल किया जाता है। और व्यक्ति की जो सुंदरता है, बॉडी की जो ब्यूटी है, वो किसके कारण होती है? हमारी मसल्स के कारण। मसल्स जैसी हैं वैसे ही हमारी बॉडी की ब्यूटी दिखाई देगी। एक तो वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और दूसरा क्या है? बॉडी की जो ब्यूटी है वो भी मसल्स के कारण ही है। तो आज हम लोग एक साथ देखने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हम लोग कल पढ़ चुके हैं डेप्थ में। प्रणाम नंदी भैया। ये क्या है? मसल क्लासिफिकेशन है, मसल्स का वर्गीकरण है। हिस्टोलॉजी मीन्स होता है ऊतक विज्ञान। जैसे सेल का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक, ऐसे ही जो टिश्यूज को मसल्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो मसल्स का पढ़ने का जो स्टडी का जो साइंस है उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। प्रॉपर्टीज ऑफ ईच टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रेक्शन ब्रीफ, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ब्रीफ। जो मैकेनिज्म है मसल्स का, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ब्रीफ में हम लोग देखेंगे। पढ़ेंगे रचना जी।
शरीर का संपूर्ण ढांचा पेशियों से ढका रहता है। मस्कुलर सिस्टम विशेष कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें मसल फाइबर कहा जाता है। इनका प्रमुख कार्य संकुचनशीलता कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है। हड्डियों, आंतरिक अंगों और रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स से जुड़ी मांसपेशियां गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। शरीर में लगभग सभी गतियां पेशियों के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन का परिणाम होती हैं। जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है वो सब किसके कारण है? मसल्स के कारण है। प्रॉपर वे में जितना फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही हम आसानी से अपने हाथ पैर को मोड़ सकते हैं, उंगलियों को मोड़ सकते हैं। जैसे ही मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, रिजिड हो जाते हैं, तभी हमारे एक तो अर्थराइटिस वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और बॉडी में भी बहुत सारी रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं नजर आने लगती है। जोड़ों, हड्डियों और कंकाल की मांसपेशियों की इंटीग्रेटेड एक्शन चलने और दौड़ने जैसी गति पैदा करती है। स्केलेटल मसल्स बहुत छोटे मूवमेंट्स का उत्पादन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरे के भाव, आंखों की गति और श्वसन होता है। गति के अलावा मांसपेशियों का संकुचन शरीर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा करता है, जैसे पोस्चर, जॉइंट स्टेबिलिटी और हीट प्रोडक्शन। शरीर में उत्पादित गर्मी का लगभग 85% मांसपेशियों के संकुचन का परिणाम होता है। पेशियां शरीर को गति प्रदान करती है। हमारे शरीर में लगभग 600 स्केलेटल मसल्स स्थित होती है, जो सम्मिलित रूप से पेशीय संस्थान का निर्माण करती हैं। शरीर के कुल वजन का लगभग 40-50% पुरुष और 30-40% स्त्री भाग स्केलेटल मसल का होता है। विभिन्न मसल्स का नाम उनकी आकृति, उनके तंतुओं की दिशा या आकार, पेशी की स्थिति तथा उनके कार्य के अनुसार होता है। जैसे डेल्टॉइड मसल का नाम उसकी डेल्टा की आकृति के अनुसार है। ग्लैटियस मैक्सिमस या ग्लूटस मिनिमम्स मसल का नाम उसके तंतुओं की लंबाई के अनुसार है। स्टेनोहाइड का नाम उसकी स्थिति के अनुसार है। इसी तरह कुछ के नाम उनकी गति के अनुसार फ्लेक्सोर या एक्सटेंसोर हो सकता है। इसमें देखेंगे हम पहले मसल्स जो हमारे 3 टाइप्स हैं। स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। स्टार्टिंग होगा लास्ट से फर्स्ट। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और फिर कार्डियक मसल्स। तो स्मूथ मसल्स में हमारे कौन से हैं? जो वॉलंटरी कंट्रोल है, जिन पर हमारा कंट्रोल होगा। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो अपने आप काम कर रहे हैं। स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, ये भी जितने हमारे अंदर के ऑर्गन है वो सब उसी में कनेक्ट हो रहे हैं। कार्डियक एक स्पेसिफिक है जो जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए इसको अलग रखा जाता है। कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट से कनेक्ट है। तो ये हमारे 3 तरह के मसल्स हैं। कंकालीय, स्केलेटल या रेखित, स्ट्राइप्ड या ऐच्छिक वॉलंटरी पेशियां। अंतरंगी, वाइसरल या अरेखित, अनस्प्रेडाइड या अनैच्छिक इनवॉलंटरी पेशियां। हृदय पेशी, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स में ऐच्छिक मसल्स, वॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? जिनको हम अपनी इच्छा से मोड़ सकते हैं। मान लो हाथ पर, ये कौन से स्केलेटल? हाथ हो गया, गर्दन, जिनको में अपनी इच्छा से हम मोड़ कर पाएँ वो सब क्या स्केलेटल मसल्स में आएंगे। फिर हमारा है सेकेंड वॉलंटरी मसल्स। तो ये जो हमारा स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल्स में आएगा, और दूसरा सेकेंड है स्मूथ मसल्स, जिन्हें इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है, विस्ट्रल मसल्स भी बोला जाता है। तो ये मसल्स क्या है? मान लो हमने भोजन किया है, तो भोजन तो हाथ से हमने कर लिया, यहाँ तक स्केलेटन में काम कनेक्ट हो गया, लेकिन अब अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगी अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो किस में आ रहे? इनवॉलंटरी मसल्स में, जो कि हमारे जिसमें लीवर भी काम कर रहा है। यहाँ से हमने लिया तो हमारा क्या हुआ? फेरिंग्स, फिर विंड पाइप,
एसोफेगस आहार नाल, फिर और नीचे जा रहे हैं स्टमक आ गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या कर रहे हैं, भोजन को पचाने में सहयोग दे रहे हैं। तो इन सब पर हमारा आंतरिक कंट्रोल नहीं है। जो भी कर सकते हैं वो बाहर से कर सकते थे कि भोजन ऐसा ले, सुपाच्य ले, चबा चबा कर ले, ये सब तो हो सकता है, लेकिन अब अंदर जो कुछ प्रोसेसिंग हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इन्हें क्या बोले, इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोले। फिर थर्ड है हृदय पेशी, जिसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है, जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। कार्डियक पेशी क्या है, ये भी इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, लेकिन इसको अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि जो हमारे सेकेंड नंबर में इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, ये इनमें से यदि कोई डिस्टर्ब हो जाए तो काम चल सकता है कुछ टाइम, लेकिन कार्डियक मसल्स यदि अपना काम 1 मिनट क्या 30 सेकेंड में बंद कर दे, इसका मतलब डेड, या तो यस या तो नो। यहाँ पर कोई इम्बट नहीं है कि थोड़ी देर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसे मैनेज किया जाए, प्रॉब्लम का मीन्स प्रॉब्लम ही है, फिर वहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स को इस सबसे इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंस इसलिए है कार्डियक मसल्स का कि जब से बच्चा भ्रूण में होता है, भ्रूण के स्वरूप में पेट गर्भ में आता है, तो जिस समय से उसमें प्राण स्पंदन होता है, इसका मीन्स होता है कि कार्डियक मसल्स वर्किंग में आ गई है। और जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक नॉन स्टॉप कार्डियक मसल्स हमारी काम करती है, क्योंकि हार्ट के साथ कनेक्टेड है। हार्ट कब है, या तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी, यदि प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हार्ट अटैक आ गया सीधा। ठीक है, तो एक होता है कि नॉर्मल है और एक होता है फाइनल हो गया। तो जब भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम फाइनल स्टेज पे पहुंचेगी तो कार्डियक मसल्स अपना काम हार्ट के साथ ही करना बंद कर देंगे। तो ये नीचे के जो दोनों मसल्स हैं, और हार्ट भी हमारा है क्या, एक ऑर्गन है। हार्ट क्या है, ऑर्गन है। जब हम लोग इनवॉल्यूंटरी मसल्स सेकंड में देख रहे हैं तो ये क्या है, सब ऑर्गन की, इंटरनल ऑर्गन की प्रोसेसिंग की बात हो रही है। हार्ट स्पेसिफिक है क्योंकि हार्ट हमारे जीवन और मरण का सूचक है, इसलिए इसको थर्ड नंबर पे रखा गया है। लेकिन ये आएगा किसमें, सेकेंड नंबर पे ही आएगा, जो हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स है। स्पेसिफिक होने के कारण अलग कर दिया गया है। कितनी मसल्स हैं हमारे बॉडी में, लगभग अगर काउंट करें संख्या कितनी होगी, लगभग 600। 700। हाँ, 6 कई जगह 6 to 7 के बीच का है रेशियो। मैम 656 है, बट 700 तक। ठीक है, 656 से लेकर के 700 के बीच का रेशियो जाता है। अच्छा, अब जो हमारे मसल्स हैं, ये हमारे स्केलेटन का कितना वेट लेते हैं, बॉडी और मसल्स में वेट का रेशियो क्या है, 40%, 40 से 50। ठीक है, फीमेल में कम होगा। ठीक है, फीमेल में ये रेशियो कम होगा। फिर जो हमारी मेन जो हमारी मसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मैम ग्लूटस, ट्रेपीजिया, एरेक्टोर, थोरसिको, यदि हम लोग पूछें कि टाइप्स ऑफ मसल्स कितने हैं तब क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन कौन से होंगे, स्केलेटल, मस्कुलर, स्मूथ मसल और कार्डियोवास्कुलर। ठीक है, स्केलेटल मसल्स ये वॉलंटरी मसल्स भी बोले जाएंगे, और जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स में आएंगे, जो हमारे ऑर्गन्स हैं। फिर हमारा कार्डियक मसल्स है, ये क्या है, ये भी हमारा इनवॉलंटरी मसल्स में ही काउंट हुआ। तो ध्यान रखना है, स्केलेटन मसल्स, फिर स्मूथ मसल्स, थर्ड है कार्डियक मसल्स। स्मूथ में हमारे इनवॉलंटरी मसल्स आ रहे हैं और कार्डियक मसल्स भी हमारे इनवॉलंटरी मसल्स में ही काउंट किया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे पढ़ेंगे। कंकालीय, स्केलेटल या रेखित, स्ट्राइटेड या ऐच्छिक वॉलंटरी पेशियां अस्थियों के साथ जुड़ने के कारण इन्हें कंकालीय पेशियां कहते हैं। इन पेशियों को इच्छिक पेशियां भी कहा जाता है क्योंकि इनकी क्रिया हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहती है। इन पेशियों को रेखित पेशियां भी कहते हैं क्योंकि इनमें सिलेंड्रिकल शेप के तंतु होते हैं।
ये नेक, थॉरैक्स, बैक, शोल्डर आदि अंगों में होती है। स्केलेटल मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती है, कंकाल की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल पोर्शन स्केलेटल मसल को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये मांसपेशियां सचेत या स्वैच्छिक नियंत्रण में हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कौन क्या क्या है? नेक, थॉरैक्स, बैक, शोल्डर। स्केलेटल मसल को मस्कुलर सिस्टम का एक अंग माना जाता है। प्रत्येक अंग में स्केलेटल मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड ब्लड और वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। संपूर्ण स्केलेटल सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम का एक अंग माना जाता है। प्रत्येक अंग में स्केलेटल मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड ब्लड और वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। प्रत्येक स्केलेटल मसल फाइबर्स एक सिंगल सिलेंड्रिकल मसल सेल है। एक स्केलेटल मसल सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मांसपेशियों के तंतुओं से बनी हो सकती है, जो एक साथ बंधे होते हैं और संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के आवरण में लिपटे होते हैं। मतलब ये समझ लो जैसे जाल बिछा हुआ है, ठीक है, वैसे सब एक दूसरे से कनेक्ट है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी क्या है, ऐसे तो हम लोगों को जिसको जिसको लगता हो कि ईश्वर है कि नहीं है, उसको तो अपनी बॉडी को ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा ईश्वर है। क्योंकि आप कितना भी कुछ कर ले, हम लोग जिस तरह से बॉडी डिज़ाइन की गई है उसको हम लोग अलग से कुछ भी शेप नहीं दे सकते हैं, ठीक, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं देख कर, लेकिन अलग से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या स्केलेटल मसल्स से हमारे जो एक जाल की तरह है हमारी बॉडी में, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी जुड़ा हुआ है हमारे, तो ये सब क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो स्केलेटल मसल्स है क्या, एक तो जब जिन जिन पार्ट्स को, बॉडी पार्ट को हम लोग मूव करा सकते हैं, वो सब मसल्स किससे कनेक्ट है? स्केलेटन से कनेक्ट है हमारे। तो उसमें से हमारे जब मसल्स में कनेक्ट होंगे तो टिश्यूज़ भी आएंगे, क्योंकि सेल होगा तो सेल के वहाँ टिश्यूज़ भी होंगे। तो टिश्यूज़ कौन कौन से हैं? स्केलेटल मसल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, नर्व टिश्यूज़ हैं, ब्लड और वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। नर्व टिश्यू क्यों कनेक्ट किया गया है? क्योंकि पूरे शरीर में जो भी संवेदना होती है बॉडी की, वो किससे कनेक्ट होती है? ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। जो भी हमारी संवेदना है हार्ट एंड सोल से कनेक्ट हो रही है, तो इसलिए ये क्या लिखा हो? नर्व टिश्यू लिखा हुआ है। फिर ब्लड और वेस्कुलर टिश्यू, ब्लड का मीन्स है पूरे शरीर में, बॉडी में हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड की सप्लाई कर रहा है। यदि ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वो अंग अपना कार्य करना बंद कर देगा। तो स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, ये पूरी बॉडी में कनेक्ट है। ये कोई एक जगह पर नहीं है, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं। और सिग्नल कहाँ से मिलता है इनको? ब्रेन से मिलता है, ठीक है। बोलेंगे दिव्य? मैम, जो कल हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था ना, और आप भगवान जी का बोल रहे थे कि भगवान जी क्या है, तो मैम कल स्केलेटन सिस्टम ने हमने ईयर का पढ़ा था ना, उसके अंदर 6 बोन्स हैं। तो वो 6 बोन्स हमारे को सुनने में और फिर उसको कन्वर्ट करके फिर हम बोलने में सहायता करते हैं। तो मैम जो हमारे पास जो आवाज आती है ना, फ्रीक्वेंसी के थ्रू आती है, जिसकी स्पीड होती है 1100 पर सेकेंड, यानी कि 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली पर आवर स्पीड। इतनी स्पीड की एक चीज हमारे अंदर आ रही है, उसको फिर वो ऑर्गन्स कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं। तो अब ऐसी कोई मशीन अगर इंसान बना के दिखा दे जो 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए और उस स्पीड को फिर एकदम कैप्चर भी कर ले, तो हम कन्वर्ट भी कर दे, तो मैम वो भगवान जी को सोचना ही ना, अपने आप में एकदम कुछ नहीं हम सोच सकते हैं। और मैम ये तो उसकी बनाई हुई एक छोटी सी मशीन है, हम भी इंसान एक छोटी सी मशीन है और इतनी जबरदस्त है, और उन्होंने और क्या क्या बनाया होगा हमें तो पता भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है ना, इसलिए ये बात की कि हम लोग अगर केवल अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दें तो पूरे यूनिवर्स को हम अपने आप से ही फील कर पाएंगे। क्योंकि जब अपने ऊपर ध्यान देंगे तो पूरे यूनिवर्स को हम लोग समझने में बहुत आसानी होगी हमें। क्योंकि हम अपने आप, अभी हम लोग कुछ देखते नहीं, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम कहेंगे हमें पता नहीं, सिर में दर्द हो रहा है, हमें पता नहीं,
बहुत तनाव हो रहा है हमें पता नहीं, हमें नींद नहीं आ रही हमें पता नहीं, एसिड बन रहा है हमें पता नहीं, अर्थराइटिस का पेन हो रहा है हमें पता नहीं। मतलब कुछ भी बॉडी हमारी है, जन्म से लेकर अभी तक हम लोग डेली इससे काम ले रहे हैं और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो इस पता रखने के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़कर योग से कनेक्ट करने का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और सबसे अच्छा आपका कोर्स है। YCB, नेट, JRF, MA, MSc आराम से इनको समझना भी है और खुद पर अप्लाई भी करना है। बोलेगा दिव्या? मैम, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ना उसको एक और तरीके से भी योग से रिलेट कर सकते हैं। मैम, हमें ना योग में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें डिजीज तभी होती है जब सेल टू सेल कनेक्शन टूटता है। तो यानी कि सेल टू सेल, एवरी सेल इज टू बी इन कोऑर्डिनेशन। अगर ये कोऑर्डिनेशन टूटेगा यानी कि हम योग में नहीं है तो डिजीज आएगी। और ये कोऑर्डिनेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जब हम लोग नेचर से कोऑर्डिनेशन जैसे हमारा टूटता है तो वहाँ हमारे रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे। बॉडी से टूटेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, नेचर में टूटेगा तो नेचर से प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है, सभी जगह पहले अपने आप में इसे बिठाना है, एक सेटिंग देनी है और फिर जब हम अपने आप से प्रॉपर कनेक्ट होंगे तो नेचुरल है कि फिर हम नेचर से भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस सभी लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल मसल्स और मस्कुलर सिस्टम है हमारा, इसकी जो मसल्स हैं इनको डेली स्केलेटल सिस्टम और मसल्स को डेली एक बार वीडियो जरूर देख लें 1 वीक तक, ताकि जब हम लोग आसन करेंगे तो आसन में कौन सी बोन और कौन सी मसल्स अफेक्टेड हो रही है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में, ये तभी समझ पाएंगे। तो इसलिए मस्कुलर सिस्टम को कोई लाइटली नहीं लेंगे। इसके जो भी मसल्स है, अभी एक वीडियोस हेमंत भैया ने शेयर कर दिया था ग्रुप में, उसको ध्यान से देखेंगे और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम था उसको ध्यान से देखेंगे। मतलब अपने आप में ये फीड करना है कि खुद में हम रियलाइज़ करें कि हमारी बोन कौन कहाँ है, कितनी है, कैसे काम कर रही है और हमारी किस बोन से कौन से मसल्स कनेक्टेड है। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर ही पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे रजनीश। मायोफाइब्रिल्स के कई फाइबर्स मिलकर मसल फाइबर्स का निर्माण करते हैं और कई मसल फाइबर्स मिलकर के फेसिकल्स का निर्माण करते हैं और फिर कई फेसिकल्स मिलकर एक मसल का निर्माण करते हैं। फिर दोबारा पढ़ेंगे इसको। मायोफाइब्रिल्स के कई फाइबर्स मिलकर मसल फाइबर्स का निर्माण करते हैं और कई मसल फाइबर्स मिलकर फेसिकल्स का निर्माण करते हैं और फिर कई फेसिकल्स मिलकर एक मसल का निर्माण करते हैं। तो फाइबर फिर मसल, या डायरेक्ट देखेंगे तो मसल्स फाइबर्स और फिर फेसिकल्स से हमारे मसल्स का निर्माण हो रहा है। देख लेंगे एक बार जो बना हुआ है हमारा, नीचे से देखेंगे। पहले ब्लड वेसल्स है, फिर मायोफाइब्रिल है, फिर मसल्स फाइबर है, फिर हमारी फेसिकल्स है। ठीक है, बोलेंगे रीमा जी? मैम, ये वेसिकल्स टिश्यू का नाम है या मसल का नाम है? ये वेसल्स जो नीचे लिखा है, नहीं, ये वेसिकल्स जो है ये टिश्यूज ही हैं, एक तरह के टिश्यूज ही हैं। ठीक है, ओके। पढ़ेंगे आगे। अंतरंगी या अरेखित या अनैच्छिक पेशियां, यह पेशी किसी आंतरिक अंग से जुड़ी होती है, इसलिए इसे अंतरंगी पेशी कहते हैं। इस पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि इस पर अपनी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इन पेशियों में किसी भी प्रकार के सिलेंड्रिकल शेप के तंतु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे अरेखिक पेशी भी कहते हैं। स्मूथ मसल रक्त वाहिकाओं, जठरांत्र संबंधी मार्ग, मूत्राशय और गर्भाशय जैसे खोखले आंतरिक अंगों की दीवारों का निर्माण करती है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होती है। स्मूथ मसल को कॉन्शियसली नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार ये अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। स्मूथ मसल को नियंत्रित करने के लिए नर्वस सिस्टम हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य रिसेप्टर्स का उपयोग करता है। इसमें कौन कौन से अंग आ रहे हैं हमारे?
रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल, जठरांत, बड़ी आंत, छोटी आंत दोनों आ रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यूरिनरी ब्लैडर भी आ रहा है, यूट्रस आ रहे हैं। ये सभी क्या हैं, ये सब स्मूथ मसल से बने हुए हैं। इसमें देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, न्यूक्लियस, मसल्स, फाइबर। हृदय पेशी, कार्डियक मसल। यह पेशी केवल हार्ट, हृदय की वॉल्स में ही पाई जाती है। इस पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। इस पेशी में पाए जाने वाले पेशी तंतु 60.100 यानी माइक्रोन लंबे होते हैं। हृदय पेशी स्वतः ही संकुचित होने का गुण रखती है। हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली कार्डियक मसल भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होती है। कार्डियक मसल सेल आकार में आयताकार रेक्टेंगुलर होती है। हृदय की मांसपेशियों का संकुचन अनैच्छिक इनवॉलेंट्री, मजबूत और लयबद्ध रिथमिकल होता है। कार्डियक मसल में एक विशेष कोशिका भी होती है जिसे पार्किनेस फाइबर कहा जाता है, जो पर्किंजी फाइबर, पर्किंजे फाइबर कहा जाता है, जो हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं से विद्युत आवेगों को संचारित करने में मदद करती है। कार्डियक मसल्स क्या है, हार्ट की वॉल है एक तरह, ठीक है, हार्ट को कवर कर रही है। कैसे इन्वॉल्यूंटरी मसल्स में काउंट होगी। फिर इसके ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे, जो हृदय पेशी स्वतः ही संकुचित होने का गुण रखती है। वो अपने आप ही जब ब्लड सप्लाई करती, पंपिंग करती, तो कॉन्ट्रैक्ट और जो हमारा एक्सपेंड करना है वो दोनों एक साथ ही होता है। फिर हमारा इसमें एक पॉइंट है, हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली कार्डियक मसल्स भी किससे कनेक्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या कनेक्ट होता है हमारा, ब्रेन के दोनों साइड, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये किसके साथ काम करता है, हार्ट के साथ, ठीक है। जब भी हम शांति फील करते हैं तो शांति किसको चाहिए, शांति का संबंध दिमाग से भी ज़्यादा हृदय के साथ होता है, ठीक है। और जितना हम एक्टिवेशन मोड में कुछ भी करते हैं, जिसमें हम बाहर से बहुत फिजिकली वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो संबंध किससे होगा, हमारा दिमाग से होगा, ठीक है। हृदय का संबंध शांति सहजता से होगा और दिमाग का संबंध शांति सहजता से होगा, लेकिन हृदय की अपेक्षा कम होगा। तो जितना शांति में किए जाने वाले कार्य हैं, क्योंकि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे दोनों ब्रेन की कनेक्टिविटी को प्रेजेंट कर रहा है। दोनों ब्रेन के साइड क्या है, लेफ्ट और राइट ब्रेन है हमारे, ठीक। कई बार दो ब्रेन बोलते हैं, लेकिन इसको ब्रेन के दोनों साइड बोलेंगे, लेफ्ट और राइट ब्रेन। तो वो ये क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, दिल और दिमाग एक साथ बोला जाता है, लेकिन दोनों के जो कार्य हैं और जो निर्णय क्षमता है दोनों की अलग अलग है, ठीक है। कुछ निर्णय दिल से लेते हैं तो वो सही निकलते हैं, और कुछ निर्णय दिमाग से लेते हैं तो वो सही निकलते हैं। जब रिश्तों की बारी हो, समर्पण की बारी हो, तो कहाँ से निर्णय लेंगे, दिल से निर्णय लेंगे, ठीक है। और जब सजगता की बारी हो, मैनिपुलेशन की बारी हो, कोई बाहरी एडजस्टमेंट की बारी हो, कुछ नया सीखने की बारी हो, कुछ समझाने की बारी हो, तब किससे काम लेंगे, दिमाग से काम लेंगे, ठीक है। तो दिमाग और दिल का काम बिल्कुल ध्यान रखना है कि किससे क्या काम लेना है। ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है, लेफ्ट और राइट, जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, जिन्हें में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं, कि जब शांति वाले कार्य करने हो तो किस ब्रेन से काम लेंगे, लेफ्ट ब्रेन से। और जब हमें बॉडी के लेवल पे काम करने हो तब किससे काम लेंगे, राइट ब्रेन से लेंगे। मतलब जब हमें बहुत एग्रेशन की ज़रूरत हो, एक्टिवेशन की ज़रूरत हो, उस मोड पे हम राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा तो हम सही काम करेंगे। मान लो सैनिकों को लड़ाई करनी है युद्ध में, तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होगा, सोल्जर्स को जब कोई युद्ध करना हो, कोई वॉर में पार्टिसिपेट करना हो, तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए, राइट ब्रेन, तब राइट ही चाहिए उनको। और जब हम पढ़ाई कर रहे हों,
किसी से मिलने गए हों, कुछ सीखना चाहते हों, कुछ समझना चाहते हों, तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट हो हमारा? लेफ्ट। तब लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो समर्पण शांति की बात है वो लेफ्ट है, और लेफ्ट का कनेक्शन हार्ट से होता जाएगा। ये देखेंगे, ये हार्ट है और ये क्या है? कार्डियक मसल्स और सेल्स है। मसल्स के अंदर सेल्स है। जो हार्ट का शेप किसके आकार का है? मुट्ठी के आकार का, फिस्ट। जो हर व्यक्ति की अपनी जो मुट्ठी है, मुट्ठी के शेप का हार्ट है। हार्ट कहाँ सिचुएटेड है बॉडी में? लेफ्ट साइड। दोनों लंग्स के बीच में स्थित है, सिचुएटेड है, और झुका हुआ है लेफ्ट साइड। ठीक है, क्योंकि उसका शेप ऐसा बना है, थोड़ा नुकीला बना है, तो जो निकला हुआ भाग है वो लेफ्ट साइड है। पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स: उत्तेज्यता, एक्साइटेबिलिटी, फैलने की क्षमता, एक्सटेंसिबिलिटी, संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लचीलापन, इलास्टिसिटी। फंक्शंस ऑफ मसल्स: शरीर को मूवमेंट करने में सहायक, शरीर को सपोर्ट प्रदान करती है, हीट रेगुलेशन करती है, शरीर की पोस्चर को मेंटेन रखती है, हार्ट हीट प्रोडक्शन का कार्य करती है, जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। स्ट्रेप। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर आप लोग इसके बारे में बताएंगे। पहले आराम से देख लीजिए। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, फिर फंक्शंस बतानी है। क्योंकि हम आप लोगों से कहेंगे बाद में पढ़ लेना, तो बस यही पढ़कर फिर होगा, रात को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे। चलिए बताइए हरदीप भैया। मैम, जो करेक्टरिस्टिक है वो तो है, पहले तो है सेंसिबिलिटी, मन से कि जैसे हम उसको कोई इसको टच करेगा, कुछ भी करेगा तो सेंसेशन आती है। और फिर इलास्टिसिटी, वो फैल सकता है, मतलब एकदम एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी खींच सकते हैं या अपनी जगह पे। फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। तो जैसे हमारी मसल्स हैं, जैसे हमारे एल्बो हैं, तो इसको हम जब फोल्ड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स, और जब हम इसको सीधा करते हैं तो रिलैक्स होती है। और जो इसके फंक्शंस हैं मैम, मूवमेंट है और प्रोडक्शन है। जैसे मसल्स आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं और सपोर्ट देती हैं। सपोर्ट हो गया, और प्रोटेक्शन देती हैं। मैम यही चार थे। ठीक है, अब कोई कुछ एक दो पॉइंट केवल रह गए हैं, वो कौन कंप्लीट करेंगे? जिनको भी याद हो, रीमा जी, अभिलाषा जी, और जितने लोग हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे, जिनको याद हो वो बोल दें। बस कुछ ही पॉइंट्स मिसिंग हैं नीचे। मूवमेंट है मैम। ब्यूटी बोलेगी सीमा मैम? पोस्चर का है। ब्यूटी देना, मूवमेंट, प्रोटेक्शन बोला था, बोलेंगे राशि? ठीक है, ठीक है। राशि मैम कुछ कह रहे हैं, बोले। हाँ, जो हीट रेगुलेट करती है ना,
वो मेन पॉइंट है। जैसे अब ठंड में लग रही है, हम व्यायाम करते हैं तो हीट पैदा होती है ना, तो यहाँ वो पे उसी की वो बात हो है। रही है, ठीक है, कि मसल्स में कब मसल्स हीट भी पैदा क्रिएट करते हैं, कब जब उनमें ऐसा उनसे कुछ काम लेंगे, तो काम में मान लो हम लोग योगासन कर रहे हैं तो भी हीट, मान लो टहल रहे हैं हम लोग तब भी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो कुछ भी जो हम बॉडी के लेवल पर कोई वर्क कर रहे हैं जिसको में कुछ हलचल हो रही है हमारी बॉडी में, वो सब क्या है, हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पढ़िए। मसल स्ट्रक्चर, स्ट्रैप पेशी, स्ट्रैप मसल, इसके fascicles. A muscle fascicles is a bundle of skeletal muscle fibers surrounded by connective tissue. लॉग एक्सिस के समानांतर रहते हैं। गति की रेंज काफी होती है किंतु अधिक शक्तिशाली नहीं होती, जैसे गर्दन की स्टर्नोहायोइड पेशी, उदरीय भित्ति की रेक्टस एब्डोमिनिस पेशी। अब एक मिनट रुकेंगे सभी लोग, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सभी को एक नोट्स बनाना है। स्ट्रेप्स मसल्स जहाँ लिखे वहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम कोई भी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पूरे उसके बारे में नहीं बताएंगे, केवल उसका एक फंक्शन एक वर्ड में बताएंगे और दूसरा जो एग्जाम्पल है उनको टच करेंगे जाकर, ठीक है। पढ़ेंगे आगे। फ्यूजिफॉर्म पेशी, फ्यूजिफॉर्म मसल, यह तकले के आकार की होती है। इनका मध्य भाग बेली मोटा होता है, जैसे बाह की बाइसेप्स पेशी। पिनेट पेशी, इसके छोटे फैशिकल्स टेंडन के किनारों पर तिरछे होते हैं या पेशी की पूरी लंबाई में टेंडन के साथ साथ होते हैं। ये पंख के समान दिखाई देते हैं। अधिकांश फैसिकल्स प्रत्यक्षतः टेंडन से जुड़ते हैं। सामान्यतः अन्य तरह की पेशियों की अपेक्षा ये अधिक शक्तिशाली होती है। यह 3 प्रकार की होती है। यूनिपिनेट पेशी, टेंडन के एक ओर तिरछे फैशिकल्स होते हैं, जैसे अंगूठे में फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस पेशी। बाइपिनेट पेशी, टेंडन के दोनों ओर होते हैं, जिससे टेंडन पर दोनों ओर से खिंचाव पड़ता है, जैसे टांग की रेक्टम फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस। मल्टीपिनेट पेशी, अनेकों तिरछे फैशिकल्स कुछ टेंडन्स के साथ साथ व्यवस्थित रहते हैं, जैसे कंधे की डेल्टाइड पेशी। गोलाकार पेशी, सर्कुलर मसल, इसमें फैशिकल्स किसी छिद्र ओपनिंग अथवा रचना के चारों ओर व्यवस्थित रहते हैं, जैसे मुंह की आर्बिकुलरिस ऑरिस पेशी तथा नेत्र की आर्बिकुलरिस ओकुलाई पेशी। लिगामेंट्स, टेंडन्स, skeletal bones types, structure and function, spinal column, joints, types, structure, functions. ये हम लोग अब कल देखेंगे। इसमें क्या क्या लिगामेंट्स, टेंडन, चलिए वो हरदी भैया बोलेंगे लिगामेंट और टेंडन्स क्या है। मैम अच्छा, लेगामेंट और टेंडन का बताना है मैम। मैम जो लेगामेंट है वो तो बोन टू बोन को जोड़ता है और कनेक्टिंग टिश्यू है, और अगर इसको और ज्यादा बोलेंगे तो ये सिर्फ जोड़ता है, मतलब हम अगर इसको पूरी हड्डी की तरह नहीं लेंगे, अगर ज्यादा जोर डालेंगे इसको ओवर यूज करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। और सेम जो है टेंडम की तरह भी है, टेंडम जो है वो बोन और मसल को जोड़ता है, तो ये जस्ट एक कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, पर अगर हम इसको ज्यादा ओवर यूज करेंगे या ज्यादा जोर डालेंगे तो दिक्कत दे सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे आप वो ब्रेन का बताया था ना, तो जो लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को मतलब चेक करेगा और राइट ब्रेन राइट बॉडी को चेक करेगा, क्या ऐसे? ये हमने बोला बताया था कि जो हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
और ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है वो हमारे उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक जो है वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो आप लेफ्ट ब्रेन बोले या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोले, दोनों एक है। और जब राइट ब्रेन बोलेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। मान लो किसी का, जैसे अभी किसी ने बहुत तेज से डांट दिया, चिल्लाकर कोई व्यक्ति बोला, या किसी का बीपी हाई हुआ, तो बीपी हाई होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा ब्रेन है? राइट ब्रेन है, क्योंकि एनर्जी हाई लेवल पे प्रोड्यूस हो गई है। तो बीपी हाई हुआ तो वर्किंग में कौन है? राइट ब्रेन है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि गुस्सा शांत हो गया, इसका मतलब राइट ब्रेन को अब किससे एनर्जी मिली है? लेफ्ट ब्रेन से। तो लेफ्ट ब्रेन क्या है? कूल करने वाला है। कई बार जब हम लोग मान लो ये सब नॉर्मल भी देखें कि सीढ़ियों से हमें 3 मंजिल चढ़कर जाना हो, हम लोग जा रहे हैं तो चढ़ते जाते एकदम से हाँफने लगते हैं हम लोग कुछ देर के लिए। तो जो हाँफ रहे हैं ये इसमें कौन सा ब्रेन एक्टिवेट हुआ है? राइट। ठीक, थोड़ी देर के बाद देखेंगे नॉर्मल हो जाएंगे। अब कौन वर्किंग में, कौन सा ब्रेन है? लेफ्ट ब्रेन है। जब हम लोग अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं कि दोनों ब्रेन हमारे एक साथ एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि जब किसी के दोनों ब्रेन एक साथ एक्टिवेट होते हैं, इसका मीन्स क्या है कि बैलेंस्ड माइंड लोग हैं, कि जहाँ उनको तेज होने की ज़रूरत है, शरीर के लेवल पर वर्क करना है, वहाँ वो राइट ब्रेन से काम लेंगे, और जहाँ उन्हें शांत होना है तो लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट रखेंगे। तो जैसे ही हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ये किसके लिए किया जाता है? ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। अब इसका एक छोटा सा पॉइंट ये भी है, जब हम लेफ्ट ब्रेन को मान लो हमने लेफ्ट साइड से श्वास लिया, ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन पर काम हो रहा है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन किसको सपोर्ट करता है? राइट को करता है, और राइट ब्रेन लेफ्ट को करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों में एक्सेस कोई नहीं होना चाहिए। बहुत लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, फिर आपका बाहरी लोगों से संबंध थोड़ा सा वीक होगा। मतलब वैसे वीक नहीं होगा, संबंध अच्छे होंगे, लेकिन जो बाहर से बहुत वार्तालाप चलता वो डाउन हो जाएगा। और केवल राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो आपके अंदर शांत होने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों ब्रेन का एक साथ संतुलित होना आवश्यक है, और जिस ब्रेन के एक्टिवेशन की जिस टाइम पे ज़रूरत हो वो हम अपनी स्वेच्छा से कर सकते हो। तो लेफ्ट ब्रेन क्या है? सब शांति से संबंधित जो भी कार्य है वो लेफ्ट से कार्य होंगे। तो जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है उसमें जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे हार्ट से भी कनेक्ट होता है, क्योंकि शांति का संबंध हमारे हृदय से होता है, ठीक है। और जो हमारे बॉडी के लेवल का जो वर्क है, जो राइट ब्रेन कर रहा है, उसका संबंध हमारे हार्ट से नहीं होता है, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखेंगे। बोलेंगे रचना जी क्या कह रहे हैं। अब हरदीप भैया एक बार बोलिए, हरदीप भैया का क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं, पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। जी मैम, बस मैम इसका मतलब है कि हमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को है वो ब्रेन से कनेक्ट करना है, बट अदरवाइज ब्रेन्स जो है वो अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है जी या सपोर्ट देता है, ठीक है। बोलेंगे अंजू बोल रहे थे, और रचना जी। मैम इसी से रिलेटेड है, ये स्थित प्रज्ञा यही है क्या जिसकी प्रज्ञा स्थित हो, मींस बैलेंस? नहीं, स्थित प्रज्ञ जो होगा ना वो फिर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगी। स्थित प्रज्ञ वाले लोग जो भी होंगे उनका हृदय विकसित हो जाता है। स्थित प्रज्ञ में दिमाग विकसित नहीं होता है, हृदय विकसित होता है। हृदय की संवेदनशीलता इतनी होती है कि दिमाग उसके सामने बहुत छोटा सा पार्ट हो जाता है, ठीक है। स्थित प्रज्ञ में जब भी कोई व्यक्ति बड़ा बनता है, विराट बनता है, तो हृदय से विराट बनता है, दिमाग से नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका संबंध उससे नहीं जाएगा, ठीक है। उसका संतुलन तो जाएगा, लेकिन जब वो स्थिति घटित होगी तो वो हृदय से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो ब्रेन काम करेगा वो लेफ्ट काम करेगा। इसीलिए जितने योगी लोग हैं वो क्या करते हैं, पूरे दिन कौन सा स्वर चलाते हैं? लेफ्ट वाला, क्योंकि लेफ्ट स्वर चलाएंगे तो लेफ्ट ब्रेन कूल वर्क करेगा, तो कितना भी होगा गुस्सा नहीं आएगी। बहुत रेयर होगा तो गुस्सा आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है।
तो हम तो बहुत सारे लोगों को देखते कितनी जल्दी जल्दी लोगों ने जीवन बदला है। अभी देखते देखते एक एक साल में देखा है कि अपना स्वर चेंज कर करके एकदम से पर्सनालिटी चेंज कर ली है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब डिसाइड कर लेते हैं लोग कि हमें जीवन में करना क्या है, ठीक है, किसी को लगता है हम शांति के रास्ते में ही जाएंगे तो फिर वो वैसे काम करते हैं। लेकिन जो हमारा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो इसीलिए है कि कैसे हम अपने पहले दोनों दिमाग के बीच में एक संतुलन स्थापित करें, फिर उस संतुलन के बाद उसमें जो आगे का वर्क है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे शांति पाठ, क्योंकि आज हमने 10 मिनट पहले बोला था क्लास को पूरा करेंगे। अब आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है कि जो स्केलेटल मसल्स हमने पढ़ा और ये मस्कुलर सिस्टम, जो हमने स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम, इन दोनों के मसल्स और बोन्स के नाम पूरा एक डायग्राम बनाएंगे और उसके सामने नाम लिखेंगे। ठीक है, पहले और वो जो डायग्राम बनाएंगे वो अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे, खुद में भी पता हो कि कौन सी बोन कहाँ है विद नेम, और जो हमारी मसल्स है किस बोन से कौन सी मसल्स कनेक्ट हो रही है, या वो पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम क्या है। ठीक है, अपर लिम्ब से कनेक्ट हो रहा है या लोअर लिम्ब से, बस इसको ध्यान में रखें, क्योंकि अपर और लोअर का ध्यान रखेंगे तो फिर आपको याद रह जाएगा कौन सी मसल्स कहाँ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब हम समझ लें कि सभी को समझ में आ गया है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अब जिनको नहीं आया वो दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now review palm, touch your eyes, then open your eyes। अंजू एक छोटा सा काम करोगी, कामाख्या सर वाला PDF शेयर कर देना ग्रुप में। सभी का होमवर्क है कि कल उसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि योग दर्शन भी अब कनेक्ट करना है हमको आगे। ध्यान है अंजू, कर लोगे, इसी ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम, थैंक यू मैम सबको।